हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अल्फा ट्यूटोरियल। तो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं रेशनल नंबर के बारे में। इस टॉपिक से आने से पहले अगर आपने इससे पहले वाला वीडियो नहीं देखा है जिसमें हमने नंबर सिस्टम के बारे में बात किया है, होल नंबर क्या होता है, इंटीजर्स क्या होते हैं, नेचुरल नंबर क्या होते हैं, प्राइम नंबर क्या होता है और को प्राइम क्या होता है, इस तरह के टॉपिक्स पे हमने पूरे डिटेल में बात किया इससे पहले वाली वीडियो में। तो अगर आप वो वीडियो को देख लेते हैं तो आपको ये टॉपिक बहुत ही आसान होगा समझने में। चलिए, तो मैं आशा करता हूं कि आप उस वीडियो को देख चुके होंगे, और अगर आपने नहीं देखा तो आप उस वीडियो को पहले देख लें, उसके बाद आप इस वीडियो को देखें। तो फ्रेंड, हम चलिए अब इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले फ्रेंड, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और ये वीडियो आप पूरा अंत तक देखिए। और वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो ज़रूर से इसे लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स को, छोटे भाइयों को भी शेयर कीजिए, क्योंकि मैं यहाँ पे एक बेसिक बिल्डअप जो है कराने की कोशिश कर रहा हूँ। क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनका बेसिक कमज़ोर होने की वजह से बाकी आगे की चीज़ों को पढ़ने या समझने में दिक्कत होती है। तो मैं उसे यहाँ पे ट्राई करता हूँ कि यहाँ पे आपका वो बेसिक सही होगा, ताकि आप हायर क्लासेस में या फिर हायर टॉपिक्स को आसानी से समझ सकें। चलिए, तो हम स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड, रेशनल नंबर के बारे में सबसे पहले हम आपको बताना चाहेंगे कि जिस तरह से अभी हम लोगों ने इंटीजर्स पढ़ा था, होल नंबर पढ़ा था और नेचुरल नंबर पढ़े थे, वहाँ पे सिर्फ एक आ रहा था नंबर, आपको एक नंबर मिला था जो कि एक कंप्लीट नंबर था। लेकिन अगर जब हम बात करते हैं कि किसी का एक पार्ट का, अगर किसी नंबर का एक हिस्सा हो, या फिर जैसे आधे की बात करते हैं, या फिर आधे की बात करते हैं, और ये 1.5 की बात करते हैं, तो उस जगह पे हमें रेशनल नंबर का ज़रूरत पड़ता है। तो रेशनल नंबर जो होता है वो आपको नंबर सिस्टम में थोड़ा सा आगे होता है, जहाँ पे होल नंबर, जिस तरह से ये कंप्लीट, ये पूरा दो जो है पूरा दो को कंप्लीट, दो को डिनोट कर रहा है। यहाँ पे अगर आप 5 की बात करते हैं तो पूरा 5 को डिनोट कर रहा है। अगर आप -4 की बात करते हैं तो पूरा -4 को डिनोट कर रहा है। लेकिन अगर आप किसी फ्रैक्शन के बारे में या फिर किसी एक हिस्से के बारे में बात करेंगे तो वहाँ पे आपको रेशनल नंबर का ज़रूरत पड़ेगा। तो रेशनल नंबर को इस तरह से डिफाइन किया जाता है, ए नंबर विच कैन बी expressed in the form of p upon q where q is not equal to 0 is an rational number। that is कि आप किसी भी नंबर को p upon q के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो यहाँ पे जो q का वैल्यू जो होना चाहिए वो नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। सिर्फ q का वैल्यू हो सकता है, p का वैल्यू 0 हो, लेकिन q का वैल्यू 0 के अलावा कुछ भी हो, कोई भी इंटीजर्स हो सकता है। हाँ, तो यहाँ पे जैसे मैं एक रेशनल नंबर लिख देता हूँ यहाँ पे 2/3, तो ये एक रेशनल नंबर हो गया, जहाँ पे जो इंटीजर p है वो p 2 के इक्वल है, और जो q है वो 0 के अलावा 3 है। तो देखिए यहाँ पे मैंने 0 ले लिया। अगर इसके जगह पे अगर मैं कोई ऐसा रेशनल नंबर ले लेता जैसे कि 2/0, तो ये एक रेशनल नंबर नहीं कहलाता, क्योंकि इसका डिनोमिनेटर जो है q जो है वो 0 है, तो ये एक रेशनल नंबर नहीं होगा। आई होप कि यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। चलिए, 0 हो जाने से डिनोमिनेटर में क्या होता है, ये जो वैल्यू होता है ये नॉट डिफाइंड होता है पूरा वैल्यू, तो इसकी वजह से डिनोमिनेटर में जब 0 आ जाता है तो वो एक रेशनल नंबर नहीं रहता। तो अब आपका मन में थोड़ा सा सवाल ये आ रहे होंगे कि अगर किसी की कोई नंबर अगर सिंपली अगर यहाँ पे लिखा हुआ है, कोई भी नेचुरल नंबर हो गया, इंटीजर हो गया, होल नंबर हो गया, जैसे कि हम ले लेते हैं यहाँ पे 2, 3, 4, सिंपली अगर इस नंबर को भी ले लिया जाए तो क्या ये रेशनल नंबर होंगे? तो जी हाँ फ्रेंड, ये भी एक रेशनल नंबर होगा, क्योंकि जैसा कि मैंने अभी बताया कि q का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए, जो डिनोमिनेटर होगा उसका वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए, 0 के अलावा कुछ भी हो सकता है। हमें पता है कि कोई भी अगर हम नेचुरल नंबर, इंटीजर्स, होल नंबर लिखते हैं तो उसके डिनोमिनेटर में हमेशा 1 प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो अगर 1 प्रेजेंट है तो ये 0 के इक्वल नहीं है, तो इससे हम कह सकते हैं कि ये भी एक रेशनल नंबर है, ये भी एक रेशनल नंबर है, और ये भी एक रेशनल नंबर है। आई होप कि यहाँ तक आपको कंप्लीट समझ में आया होगा कि ये रेशनल नंबर जो कोई भी नेचुरल नंबर हो गया, कोई भी इंटीजर हो गया, कोई भी होल नंबर हो गया, वो एक रेशनल नंबर कहला सकता है, ठीक है। लेकिन सारे के सारे रेशनल नंबर होल नंबर नहीं हो सकते, सारे के सारे रेशनल नंबर इंटीजर्स नहीं हो सकते हैं, और वो नेचुरल नंबर नहीं हो सकते हैं। आई होप कि ये समझ में आया होगा फ्रेंड कि कोई भी होल नंबर, नेचुरल नंबर, इंटीजर ये आपके रेशनल नंबर हो सकते हैं, लेकिन सभी रेशनल नंबर होल नंबर, इंटीजर और नेचुरल नंबर नहीं हो सकते, ठीक है। चलिए, तो यहाँ से अब बात करते हैं कुछ नेगेटिव इंटीजर्स के बारे में। क्या नेगेटिव इंटीजर्स भी जो होते हैं वो भी एक रेशनल नंबर बना सकते हैं क्या? तो यहाँ पे -4 की अगर बात करें, -4 के नीचे कुछ भी नहीं है तो 1 होता है, तो ये भी एक क्या होता है, रेशनल नंबर होता है। अगर हम इसकी बात करते हैं -3/-2, तो ये भी एक रेशनल नंबर होता है, ठीक है। हालांकि ये माइनस माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, 3/2 हो जाता है, तो ये भी एक रेशनल नंबर होता है। तो इससे हमें कोई मतलब नहीं है। अगर जैसे कि यहाँ पे एक नंबर ऐसा भी हम लिखते हैं 5/-4,
तो अगर डिनोमिनेटर जो है माइनस भी इंटीजर रहेगा तो भी होगा। ये कहने का मतलब है कि जीरो के अलावा डिनोमिनेटर कुछ भी आप लिख सकते हैं, माइनस का लिखें, प्लस का लिखें, कुछ भी आप लिखें, वो अगर तो वो रेशनल नंबर कहलाएगा। और ऊपर में आपका कोई भी नंबर हो सकता है, कोई भी नेचुरल नंबर, कोई भी इंटीजर हो सकता है, दैट इज़ कि माइनस का इंटीजर हो सकता है, प्लस का इंटीजर हो सकता है, इवन जीरो भी हो सकता है। देखिए जैसे कि अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ 0/4, तो ये भी एक रेशनल नंबर कहलाएगा, क्योंकि मैंने क्या डिस्क्रिप्शन में बताया था आपको कि यहाँ पे जो Q का वैल्यू, डिनोमिनेटर का वैल्यू होना चाहिए वो जीरो नहीं होना चाहिए। यहाँ पे जीरो नहीं है। मैंने P के बारे में तो कुछ कहा ही नहीं कि P का वैल्यू ये नहीं होना चाहिए या फिर वो नहीं होना चाहिए। P का वैल्यू कुछ भी हो सकता है, वो भी इंटीजर हो सकता है। Q का वैल्यू सिर्फ जीरो नहीं होना चाहिए था, वो नहीं है मेरे पास, तो ये भी एक रेशनल नंबर कहलाएगा। ठीक है फ्रेंड, तो यहाँ पे अगर सिर्फ जीरो भी होगा तो भी वो भी एक रेशनल नंबर कहलाएगा, क्योंकि जीरो है तो जीरो के नीचे 1 होगा, तो 0/1 एक रेशनल नंबर होता है। तो यहाँ पे जो मैंने आपको बताया था कि कोई भी इंटीजर रेशनल नंबर हो सकता है, यानी कि माइनस का 2 ले लें, माइनस का 1 ले लें, 0 ले लें, 1 ले लें, 2 ले लें, कोई भी आप इंटीजर लेते हैं, नेगेटिव इंटीजर लेते हैं, पॉजिटिव इंटीजर लेते हैं या जीरो लेते हैं, तो सभी के सभी क्या हो जाएंगे, आपके रेशनल नंबर हो जाएंगे। चलिए फ्रेंड, यहाँ तक समझ में आएगा, यहाँ तक कोई डाउट हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा। इसके आगे अब हम लोग बात करते हैं कुछ रेशनल नंबर के प्रॉपर्टीज़ के बारे में। चलिए, तो इसे मैं इरेज करता हूँ। तो आपके बुक में जो लिखा हुआ रहता है डिफिनेशन, अ नंबर विच इज़ इन द फॉर्म ऑफ P/Q वेयर P एंड Q आर एनी इंटीजर्स एंड Q नॉट इक्वल टू 0, तो उसका मतलब ये होता है। समझे फ्रेंड? चलिए अब हम कुछ इसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पे जो आपको प्रॉपर्टीज़ देखने के लिए मिलेगा वो हो जाता है यहाँ पे क्लोजर प्रॉपर्टीज़। तो क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होता है, तो आप पे हेडिंग डाल दीजिएगा प्रॉपर्टीज़ ऑफ रेशनल नंबर। ठीक है, प्रॉपर्टीज़ ऑफ रेशनल नंबर। तो पहला प्रॉपर्टी पे आते हैं हम लोग, जो आता है क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी, तो क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होता है? क्लोजर प्रॉपर्टी का मतलब है कि कोई भी दो रेशनल नंबर आप ले ले, दोनों रेशनल नंबर का ऑपरेशन करने के बाद जो आंसर आ रहा अगर वो भी रेशनल नंबर में ही होगा तो पूरा का पूरा क्या होगा, वो क्लोजर प्रॉपर्टी को रेशनल नंबर फॉलो कर रहा है, अदरवाइज वो फॉलो नहीं करेगा। तो यहाँ पे देखिए, मैं क्लोजर प्रॉपर्टी का मैं एक एग्जांपल आपको लेकर दिखाता हूँ कि जैसे कि मैं यहाँ पे ले लेता हूँ एक 3/5 और मैं ऐड करता हूँ। पहले मैं क्लोजर प्रॉपर्टी में मैं एडिशन चेक कर रहा हूँ, एडिशन को चेक करता हूँ। तो पहले मैं एडिशन करता हूँ दो रेशनल नंबर को और देखता हूँ क्या मुझे रेशनल नंबर ऐड होने के बाद मिलता है। तो 3/5 प्लस 2/5, या फिर कुछ और भी ले लेता हूँ मैं 4/5। तो 4 + 3 इक्वल टू, देखिए तो इन दोनों का कॉमन डिनोमिनेटर है, सेम है, तो वो दोनों को मैं सेम ही रखूँगा। और 4 + 3 इक्वल टू 7। तो यहाँ पे जो देखिए मैंने दो रेशनल नंबर को ऐड किया और जो मुझे फाइनली आंसर मिला वो भी एक रेशनल नंबर ही है। देखिए 3/5 एक रेशनल नंबर था, 4/5 रेशनल नंबर था, और यहाँ पे जो रिजल्ट मिला वो भी एक रेशनल नंबर ही है। तो यहाँ से ये क्या कह सकते हैं हम इसे कि क्लोजर प्रॉपर्टी को ये रेशनल नंबर फॉलो कर रहा है, दैट इज़ कि ये जो रेशनल नंबर है वो क्लोज्ड है अंडर एडिशन। समझ में आया फ्रेंड? कि देखिए यहाँ पे एक इसे अगर आप समझ जाते हैं तो आप क्लोजर प्रॉपर्टी को आसानी से किसी भी चीज़ के लिए समझ पाएंगे। ये होल नंबर, इंटीजर्स, नेचुरल नंबर सभी के लिए होता है कि अगर जब आप एक होल नंबर को लेते हैं तो दो होल नंबर को ऐड करने पे अगर आंसर भी आपको होल नंबर मिलता है तो आपको वो क्लोजर प्रॉपर्टी उसमें फॉलो हो रहा है। ठीक है, अभी यहाँ पर रेशनल नंबर मैंने दो रेशनल नंबर को ऐड किया, जब फाइनल रिजल्ट मिला वो भी एक रेशनल नंबर ही है। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख पाएंगे कि जो फाइनल रिजल्ट भी मिला मुझे वो भी एक रेशनल नंबर है। तो यहाँ पे क्या कहलाएगा कि एडिशन जो है वो क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहा है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न। तो आप इसे हेडिंग डाल दीजिएगा प्रॉपर्टीज़ ऑफ रेशनल नंबर, और फर्स्ट हेडिंग डालिएगा क्लोजर प्रॉपर्टी, जिसमें मैं एडिशन को चेक कर रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे एडिशन के केस में क्या हुआ कि यहाँ पे ये रेशनल नंबर क्लोज हो गया। चलिए अब मैं बात करता हूँ यहाँ पे सब्ट्रैक्शन का। ठीक है, सब्ट्रैक्शन में भी चेक करूँगा कि यहाँ पे जो मैं अभी ऐड कर रहा था वहाँ पे मैं अभी रेशनल नंबर कुछ थोड़ा सा आसान सा लेता हूँ जिससे आपको आसानी हो समझने में। मैं यहाँ पे ले लेता हूँ कोई 9 और यहाँ पे ले लेता हूँ 3। ठीक है, तो यहाँ जो आंसर आएगा आप सब्ट्रैक्ट करने पे जो यहाँ आंसर आएगा वो क्या हो जाएगा आपका, एक माइनस का, सॉरी ये 6 हो जाएगा।
तो 6 हो जाने से क्या हो जाएगा कि यहाँ पे जो मैंने दो रेशनल नंबर को सेपरेट किया है, यहाँ से एक रेशनल नंबर में से दूसरे को सेपरेट किया है, तो क्या हो गया यहाँ पे आपको जो रिजल्ट मिला वो भी एक रेशनल नंबर ही है। तो यहाँ हम कह सकते हैं कि दो रेशनल नंबर को सेपरेट करने पे जब रेशनल नंबर ही मिल रहा हमें, तो सब्ट्रैक्शन में भी ये क्या हो रहा है, क्लोज्ड है। ठीक है, अभी जैसे कि अभी मैंने देखा था कि पहले जो छोटा नंबर था उसमें से बड़े नंबर को सेपरेट कर रहा था, लेकिन वो मैंने करके इरेज कर दिया। तो ये भी मैं करके दिखा देता हूँ आपको। -3/5 में से हम यहाँ पे 9/5 को सेपरेट करते हैं, तो आंसर मेरा माइनस में आएगा। तो क्या ये रेशनल नंबर है? जी हाँ, बिल्कुल ये रेशनल नंबर है। हाँ, ये हो सकता है कि नेगेटिव रेशनल नंबर आ गया, लेकिन ये भी अभी भी रेशनल नंबर है। तो ये भी क्या होगा कि हर केस में ये आपको सब्ट्रैक्शन करने के बाद ये रेशनल नंबर ही मिलेगा। तो यहाँ से आपका क्या हो जाएगा, ये आपका सब्ट्रैक्शन भी जो होगा क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो करता। चलिए अब हम नेक्स्ट पे आते हैं, मल्टीप्लिकेशन पे। इसके अलावा आप 2-4 और भी एग्जांपल आप चेक कर सकेंगे कि जहाँ भी आप सब्ट्रैक्शन करेंगे रेशनल नंबर का, तो क्या होगा, आपको रेशनल नंबर ही आएगा। मल्टीप्लिकेशन में चेक करते हैं कि मल्टीप्लिकेशन जब दो रेशनल नंबर को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो देखिए क्या हमें रेशनल नंबर मिल रहा है क्या। तो यहाँ पे हम दो रेशनल नंबर को हम मल्टीप्लाई करते हैं। तो इस तरीके से अगर मल्टीप्लाई करें तो 9 3 जा 27, 5 5 जो 25, तो 27/25 ये भी एक रेशनल नंबर होता है। इसके अलावा कोई भी आप दो रेशनल नंबर को जब मल्टीप्लाई करें तो आपको जो आंसर मिलेगा वो भी एक रेशनल नंबर भी मिलेगा। तो हम कह सकेंगे कि ये भी एक क्या है, क्लोज्ड है। क्लोजर प्रॉपर्टी में समझिए ना फ्रेंड, क्या करना है आपको, दो रेशनल नंबर का ऑपरेशन करना है, आंसर चेक करना क्या वो भी रेशनल नंबर है, तो वो भी क्या कहलाएगा, वह क्लोज हो जाएगा। अब हम यहाँ पे फाइनली आते हैं डिवीज़न पे। डिवीज़न में चेक करते हैं, तो डिवीज़न करके अगर हम जब चेक करते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाता है, डिवाइड करना होता है। तो देखिए यहाँ पे अगर इस नंबर को हम डिवाइड करेंगे तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ता है कि इसका रेसिप्रोकल करना पड़ता है लेफ्ट हैंड साइड वाले नंबर को। आप कभी भी डिवीज़न में राइट हैंड साइड वाले का रेसिप्रोकल ना करें, हमेशा प्रॉपर्टी के हमेशा जो मेथड होता है वो इसका रेसिप्रोकल करना होता है 3/5। क्योंकि मैं काफ़ी बच्चों को पढ़ाता हूँ तो वो क्या करता है, अपनी सुविधा अनुसार इसको रेसिप्रोकल कर देते हैं और आराम से कट करके आंसर ले आते हैं। तो ऐसा नहीं होता, आपको क्या करना होता है, लेफ्ट हैंड साइड वाले को रेसिप्रोकल करना होता है। तो इसके बाद यहाँ से ये कुछ कट हो रहा है तो कट कर देंगे हम यहाँ पे, और ये 5 से 5 कट हो रहा है तो ये भी कट कर देंगे। आंसर क्या आ रहा है मेरे पास, 1/3। तो देखिए यहाँ पे मैंने दो रेशनल नंबर का ऑपरेशन किया, डिवीज़न किया, और फाइनली मुझे जो आंसर मिला वो भी एक रेशनल नंबर मिला। यहाँ से आप तो ये कह सकते हैं कि डिवीज़न भी जो होगा रेशनल नंबर, जो रेशनल नंबर का डिवीज़न होगा वो भी क्या होगा, क्लोज होगा। लेकिन मैं एक ऐसा केस बताने जा रहा हूँ जिसमें आपको ये देखने के लिए मिलेगा कि ये जो होगा क्लोज नहीं होगा। वो केस है, पहले एक और एग्जांपल आप देख लीजिए। जैसा कि हमने अभी बताया था कि 0 भी एक रेशनल नंबर है, उसको 0/1 भी रेशनल नंबर होगा। इसको डिवाइड करते हैं हम 2/1 से, यानी कि 0 को हम सिंपली 2 से डिवाइड करें, क्योंकि 0 भी रेशनल नंबर है, 2 भी रेशनल नंबर है। जैसे कि मैंने पहले बात किया था कि होल नंबर जो होता है वो भी रेशनल नंबर होता है। तो 0 भी रेशनल नंबर है, 2 भी रेशनल नंबर है। 0 को 2 से डिवाइड कर रहे हैं तो क्या आ जाएगा, 0/2। तो ये तो हम मान सकते हैं कि ये रेशनल नंबर है। लेकिन इसका जब हम उल्टा करते हैं 2/0, 2 डिवाइडेड बाई 0, तो ये क्या हो जाता है, 2/0। तो हमने अभी जो एक केस बताया था रेशनल नंबर के लिए कि जो डिनोमिनेटर वो 0 नहीं होना चाहिए। कुछ भी हो जाए, कुछ भी नंबर को एक्सेप्ट कर लेगा रेशनल नंबर, लेकिन वो डिनोमिनेटर में 0 को नहीं एक्सेप्ट करता है। तो अगर ऐसा आ रहा है तो ये क्या हो जाएगा, ये रेशनल नंबर नहीं होगा। तो ये एक ऐसा केस है जहाँ पे रेशनल नंबर जो है डिवीज़न में क्लोज नहीं होता। तो यहाँ हम कह सकते हैं कि डिवीज़न इज़ नॉट, रेशनल नंबर इज़ नॉट क्लोज्ड अंडर डिवीज़न। आई होप कि फ्रेंड ये समझ में आया होगा क्लोजर प्रॉपर्टी के बारे में। आपने यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन, एडिशन और सब्ट्रैक्शन, डिवीज़न, इन सभी में देखा कि किस तरीके से ये क्लोज है या नहीं। तो फ्रेंड अब हम आते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ, जो है कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में क्या देखना होता है हमें कि क्या दो रेशनल नंबर को हम अगर हम ऐड कर रहे हैं तो उसका अगर हम ऑर्डर चेंज कर देते हैं तो भी हमें क्या सेम आंसर मिल रहा है। तो अगर आंसर हमें सेम मिल रहा है, जैसे कि अभी हम एडिशन में चेक करते हैं, एडिशन में हमने दो रेशनल नंबर लेने हैं। जैसे कि यहाँ पे हम ले लेते हैं 3/5 प्लस ये एक रेशनल नंबर लिया और दूसरा रेशनल नंबर ले देते हैं 2/5। ठीक है, अगर हम इनका ऑर्डर चेंज कर दें तो भी क्या आंसर हमें सेम मिलेगा क्या। इसका ऑर्डर चेंज करने का मतलब हो गया 2/5। देखिए अभी हमने 3/5 में 2/5 को ऐड किया था, अब हम 2/5 में 3/5 को ऐड करेंगे तो दोनों ही केस में हमें क्या मिलता है, आंसर सेम मिलता है 5/5, और इधर भी 5/5।
5। तो ये हम कह सकते हैं कि दोनों ही केस में जब हमें आंसर सेम मिल रहा है, इक्वल मिल रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, एडिशन जो हो जाएगा वो रेशनल नंबर के लिए जो एडिशन है वो क्या है, क्लोज्ड है। रेशनल नंबर इज क्लोज्ड अंडर एडिशन, सॉरी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को ये फॉलो कर रहा है। तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, फॉलो जो रेशनल नंबर होगा एडिशन में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करता है। किसी भी दो रेशनल नंबर को जब आप ऐड करेंगे और उसके ऑर्डर भी चेंज करके जब ऑर्डर ऐड करते हैं आपसे, तो दोनों ही केस में आपको आंसर सेम मिलता है। ठीक है, तो अब हम चेक कर लेते हैं कि यहाँ पे सब्ट्रैक्शन में भी क्या ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करेगा। चलिए चेक कर लेते हैं इसे हम। सब्ट्रैक्शन में हम दो रेशनल नंबर ले लेते हैं, जैसा कि पहले हम रेशनल नंबर लेते हैं 9/7 माइनस 4/7। ठीक है, तो यहाँ पे जो है इसे थोड़ा सा और इधर लिख लेता हूँ, 9/7 माइनस 4/7, और दूसरी तरफ मैं इसे का ऑर्डर चेंज कर दे रहा हूँ, तो 4, एक्चुअली मैं ऑर्डर इसका अलग से चेंज कर देता हूँ, 4/7 माइनस 9/7। देखिए, तो यहाँ पे जब मैं ऐसा ऑर्डर चेंज कर देता हूँ, यहाँ पे मुझे मिल रहा है 5/7, लेकिन इस केस में मिल रहा है मुझे माइनस का 5/7। तो यहाँ पे क्या आप कह सकते हैं कि दोनों का आंसर सेम है? यहाँ पे दोनों का आंसर सेम नहीं है। तो ये से ये समझ में आया कि रेशनल नंबर जो होगा सब्ट्रैक्शन में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं करता है, तो यहाँ पे ये नहीं होगा। समझ में आया फ्रेंड? देखिए, क्लोजर में हम क्या चेक कर रहे थे कि दोनों ही का दोनों आंसर अगर रेशनल नंबर ले रहे तो आंसर भी हमारा रेशनल नंबर में आना चाहिए। इसमें बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि वो यहाँ भी देखने लगते हैं कि यहाँ पे ये रेशनल नंबर था, ऑपरेशन करने का रेशनल नंबर आया, यहाँ पे भी रेशनल नंबर था, रेशनल नंबर आया, तो ये भी कम्यूटेटिव। कम्यूटेटिव में ऐसा नहीं होता। कम्यूटेटिव में ये होता है कि आंसर दोनों को ऑर्डर चेंज करने पर सेम आना चाहिए। अगर नहीं आ रहा है तो वो कम्यूटेटिव को फॉलो नहीं करेगा। तो अभी हमने सब्ट्रैक्शन पे देखा, अब हम मल्टीप्लिकेशन को देख लेते हैं। मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है कि यानी, ठीक है, तो मल्टीप्लिकेशन में हम यहाँ मल्टीप्लाई कर लेते हैं दो रेशनल नंबर का और देखते हैं कि क्या दोनों केस में आंसर हमें सेम मिलता है। यहाँ पे हमें मल्टीप्लाई करना है। देखिए, यहाँ पे 9/7 को हम 4/7 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, यहाँ 4/7 को 9/7 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। दोनों ही केस में क्या मिलेगा, 49, और इधर भी हमें 36/49 मिल रहा है। यानी कि देखिए, यहाँ पे दोनों को ऑर्डर चेंज करने के बाद भी हमें आंसर क्या मिल रहा है, इक्वल मिल रहा है। इसका मतलब क्या होगा कि जो रेशनल नंबर होगा मल्टीप्लिकेशन में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करता है। तो यहाँ पे ये सही हो जाएगा। अब हम इसका डिवीज़न भी चेक कर लेते हैं कि डिवीज़न में क्या ये फॉलो करेगा। तो यहाँ हम डिवाइड कर लेते हैं दोनों नंबर को। तो पहले तो हम 9/7 को 4/7 से डिवाइड कर रहे हैं, दूसरी बार क्या कर रहे हैं, 4/7 को 9/7 से डिवाइड करके चेक करते हैं। तो जैसा कि मैंने पहले बताया था कि हमेशा हमें डिवीज़न में राइट हैंड साइड वाले को जो नंबर होता है उसका रेसिप्रोकल करना होता है। तो हमें यहाँ क्या लिखना होगा, 9/7 डिवाइडेड बाय 7/4, सॉरी मल्टीप्लाई हो जाता है यहाँ पे, और 4/7 मल्टीप्लाई बाय 7/9। तो यहाँ से ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ से ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो इधर आंसर आ जाएगा 9/4, सॉरी मैंने इक्वल का लगा दिया साइन, और इधर का जो साइन हो, इधर का जो वैल्यू हो जाएगा वो कितना आ जाएगा, 4/9। यहाँ पे देखिए 9/4 आ रहा था आंसर और उधर आ रहा 4/9। तो जो कुछ देखने से समझ में आ रहा है कि दोनों के दोनों रेशनल नंबर डिफरेंस, दोनों को इक्वल नहीं है। तो यहाँ से ये समझ में आ जाएगा हमें कि डिवीज़न में भी जो रेशनल नंबर होता है वो कम्यूटेटिव को फॉलो नहीं करता। तो यहाँ से ये क्रॉस हो जाएगा। ठीक है, चलिए फ्रेंड, अब ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को यहाँ पे समझ में आया। तो आप याद भी रख सकते हैं कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन, एडिशन और मल्टीप्लिकेशन में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करता है रेशनल नंबर, सब्ट्रैक्शन और डिवीज़न में नहीं करता। तो फिर अभी हम बात करने वाले हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी का। तो इसमें थोड़ा आपको ध्यान रखना होगा कि किस तरीके से हमें यहाँ करना है। तो देखिए, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में क्या होता है कि यहाँ पे हमें 3 रेशनल नंबर लेने होंगे। तो 3 रेशनल नंबर में से पहले हम 2 का ऑपरेशन करेंगे, जो आंसर आएगा उसको तीसरे से हम करेंगे, और दूसरे केस में हम क्या करेंगे, उसका ऑर्डर चेंज कर देते हैं। जैसे कि हम यहाँ पे 4/7 ले लिया, 9/7 लिया, 4/7 लिया, एक नंबर और हम ले लेते हैं। यहाँ पर हम इसे प्लस करेंगे, 9/7 को प्लस करना है 4/7 प्लस 5/7 से। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे मैंने ये ऐड किया। दूसरी बार हम इन दोनों को पहले ऐड करेंगे, उसके बाद जो आंसर, देखिए जैसे कि अभी इस केस में मैंने क्या किया कि इन दोनों को पहले ऐड किया, जो आंसर आएगा उसको हम इससे ऐड करेंगे। लेकिन दूसरे केस में हम क्या करेंगे, पहले फर्स्ट और सेकेंड को ऐड करेंगे, जो आंसर आएगा उसके बाद थर्ड को उसमें ऐड करेंगे। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, 9/7 प्लस 4/7,
और जो आंसर आएगा उसको हम 5/7 से ऐड करेंगे। तो दोनों ही केस में देखते हैं क्या हमें दोनों ही केस में आंसर हमें सेम मिल रहा है क्या। तो इस केस में अगर देखते हैं तो 4/7 प्लस 4/7 अपॉन 5/7 इक्वल टू 9/7 आता है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 9/7 प्लस 9/7। इधर ये LHS में हो गया। RHS के केस में देखते हैं हम कि यहाँ पे 9 और 4 कितना हो जाएगा 13/7 प्लस 5/7। अब दोनों ही केस में हम ऐड करके चेक करना है हमें कि इन दोनों को जब ऐड करेंगे तो 18/7 आ जाएगा और इधर भी हम ऐड करते हैं तो 18/7। यानी कि हम अगर किसी भी तरीके से पहले एसोसिएट में क्या करना होता है, जैसे कि मैंने बताया कि 2 को पहले ऐड करके तीसरे से ऐड करेंगे, तो यहाँ हम अगर ऑर्डर चेंज कर दे रहे हैं, ग्रुप अगर अलग अलग भी बना दे रहे हैं तो भी हमें आंसर सेम मिल रहा है। यानी कि एसोसिएटिव जो रेशनल नंबर जो होगा एडिशन के केस में एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहा है। ठीक है, अब हम यहाँ पे सब्ट्रैक्शन करके चेक कर लेते हैं। तो सभी की जगह पे हम यहाँ पे सब्ट्रैक्शन का साइन लगा देंगे और फिर से हम चेक करते हैं क्या हमें वही मिलता है। तो पहले हमें क्या करना है 4/7 में से 5/7 को सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो यहाँ पे मुझे जो आंसर मिलेगा वो कितना मिल जाएगा माइनस का 1/7 मिल जाएगा। ठीक है, माइनस का 1/7। अब प्लस माइनस आपको पता है माइनस हो जाता है, तो 9 - 1 इक्वल टू कितना हो जाएगा 8/7। अब हम दूसरे केस में इस तरफ RHS में देखते हैं कि पहले हम इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे क्या आंसर आ जाएगा मेरे पास 5/7। 5/7 में से हम अगर 5/7 को ये देखिए इन दोनों को सब्ट्रैक्ट किया तो 5/7 आया, फिर 5/7 को हमने जब सब्ट्रैक्ट किया इसमें से तो यहाँ क्या आ जाएगा वैल्यू हमारा 0। देखिए पहले केस में जो LHS को जब हमने सॉल्व किया तो यहाँ आया 8/7, लेकिन जब हमने RHS में जब सॉल्व किया तो 0/7। तो यहाँ पे ये जो दोनों रेशनल नंबर है, दोनों रेशनल नंबर इक्वल नहीं है। तो हम कह सकते हैं कि सब्ट्रैक्शन के इससे पहले वाले में एडिशन था फ्रेंड, आप उसे डिवीजन ना समझे। तो हम ये कह सकते हैं कि सब्ट्रैक्शन के केस में रेशनल नंबर एसोसिएटिव को फॉलो नहीं करता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा क्रॉस। ठीक है, अब हम लोग मल्टीप्लिकेशन में चेक कर लेते हैं। मल्टीप्लिकेशन में देखते हैं कि एसोसिएटिव क्या करता है, इसे फॉलो करता है या नहीं करता। तो फ्रेंड आप क्या लगता है फॉलो करेगा? चलिए आई थिंक कि ये मुझे आपको होमवर्क में देना चाहिए। आप ये एसोसिएटिव को जो है आप मल्टीप्लिकेशन जो है ये आप होमवर्क में आप इसे करके आइएगा। ठीक है, और डिवीज़न को भी आपको सिमिलरली यही चेक करना है कि LHS और RHS को इस तरह से सॉल्व करने पे आपको सेम आ रहा है कि नहीं। तो आप उसके लिए आप ये कर सकते हैं कि आप नंबर को चेंज मत कीजिएगा, नंबर को सेम ही रहने दीजिएगा। सिर्फ आप वहाँ पर साइन चेंज के जिस तरह से मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल लिया है उस तरह से आप कर सकते हैं। ठीक है, चलिए फ्रेंड, तो अभी हम सीधा मूव करते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे जो है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। तो फ्रेंड यहाँ डिस्ट्रीब्यूट का मतलब समझ में आ रहा होगा कि आपको यहाँ पे बांटना है। बांटने का मतलब क्या हुआ कि ये जो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होता है वो होता है एडिशन, मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। ठीक है, यहाँ पे मतलब कि जो एडिशन है उस पर हम लोग अगर मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे करना क्या होता है कि पहले तो हम चलिए इसको चेक करते हैं। क्या एक प्रॉपर्टी हम आपको यहाँ पे दिखा रहे हैं प्रूफ करके कि यहाँ पे A इंटू B प्लस C करेंगे। जैसे कि यहाँ पे हमने क्या किया है, एक A रेशनल नंबर है उसको हमने मल्टीप्लाई किया है B प्लस C से, तो हमें आंसर जो मिलता है वो क्या मिलता है AB प्लस AC। मतलब कि A को B के साथ भी ऐड मल्टीप्लाई करना है और A को C के साथ मल्टीप्लाई करना है, जो आंसर आएगा उन दोनों को जोड़ देना है। ये अक्सर आप करते हैं, तो इसी को हम लोग कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। तो यहाँ पे पहले हम इसे नॉर्मली चेक करते हैं, B प्लस C को ऐड कर लेते हैं, जो आंसर आएगा उसको हम लोग A से मल्टीप्लाई करके चेक करेंगे। तो पहले हम यही करते हैं। तो यहाँ पर हमें क्या करना है 9/7 को अभी कुछ नहीं करना, इसे बाहर ही रहने देना है, बाकी इन दोनों को हमें ऐड करके देखना है। तो यहाँ क्या आ जाएगा 9/7 मल्टीप्लाई बाय 9/7। तो यहाँ से आंसर क्या आ जाएगा 81/49। ठीक है, तो यहाँ पे देखा कि मैंने जब इसको A B प्लस C को पहले ऐड किया उसके बाद A के साथ मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास आंसर आया 81/49। ठीक है, तो इसे मैं इधर लिख लेता हूँ। अब मैं इसे क्या करता हूँ डिस्ट्रीब्यूट करके करता हूँ मल्टीप्लाई। जैसे कि इसको पहले क्या करेंगे, इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसको इसके साथ मल्टीप्लाई, फिर दोनों को जो आंसर आएगा उसे जोड़ देंगे। यानी क्या लिखेंगे 9/7 मल्टीप्लाई बाय 4/7 प्लस 9/7 मल्टीप्लाई बाय 5/7। ठीक है, इसे हम लोग क्या करते हैं मल्टीप्लाई करके देखते हैं। तो 7 से 49 और 36 प्लस 7 से 49 प्लस
45। इन दोनों को जब ऐड करते हैं तो कितना आ जाएगा 81। 36 + 45 = 81 हो जाएगा। और 14 नीचे का जो डिनोमिनेटर रहेगा वो सेम होता है, वो आप ना जोड़ दें। वो क्या होता है, एलसीएम लेने पे दोनों का हम लोग कॉमन डिनोमिनेटर बनाते हैं। तो एक्चुअली ये दोनों का कॉमन डिनोमिनेटर सेम ही है, तो हम लोग यहाँ पे 49 लिख देंगे। तो 81/49 ऐसे भी डिस्ट्रीब्यूट करने पे भी आ रहा। तो यहाँ से ये प्रूफ हो गया कि a × b + c = ab + bc। यहाँ पे हमने क्या किया, ab + ac। यहाँ पे हमने a को पहले b के साथ मल्टीप्लाई किया, फिर a को c के साथ मल्टीप्लाई किया, फिर दोनों को जो आंसर आया वो दोनों को आपस में जोड़ दिया, और इस तरह से यहाँ पे आंसर आया। तो ये होता है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में। आई होप कि फ्रेंड यहाँ तक आपको समझ में आया होगा, तो आप इससे आप आसानी से कर पाएंगे। यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी जो मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन हमने बताया था, अब हम लोग बात करेंगे मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन पे। जैसे कि यहाँ पे मैं जब इसे सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ, चलिए इसे मैं रहने देता हूँ अभी। यहाँ पे a × b - c जब करते हैं तो क्या हो जाता है, ab - ac हो जाता है। ठीक है, तो इस चीज़ को भी अभी हम लोग चेक करेंगे। जैसे कि यहाँ पे कोई भी हम रेशनल नंबर ले लेते हैं, जैसे कि 5/7 × अभी हम लोग सिर्फ सिंपल नंबर लेते हैं जिससे कि हमारा जल्दी से हो जाए। 5 नहीं लेकर कुछ और ले, 4/7 - 2/7। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग फिर से वही करेंगे कि ये क्या करेंगे कि इन दोनों को पहले सॉल्व करके हम लोग चेक करेंगे। तो 5/7 को अभी एज इट इज़ रहने देंगे, और 4/7 इसे हम लोग जब करेंगे तो 4 - 2 आ जाएगा। तो जिससे हमें क्या मिलेगा, 5/7 × 2/7। जो आंसर हमें क्या देगा, 5 × 2 = 10/7। ठीक है, 49। ठीक है, 5 × 2 = 10 और 7 से 49 आया। अब हम लोग इसको डिस्ट्रीब्यूट करके चेक करेंगे। इसके लिए क्या करना होगा, पहले हमें इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना होगा, फिर इसके साथ मल्टीप्लाई करना, और दोनों के बीच का साइन हमें माइनस रखना होगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा, 5/7 × 4/7 - 5/7 × 2/7। यहाँ से क्या हो जाएगा, 20/49 माइनस का 10, 5 × 2 = 10/49। तो ये हमें क्या देगा, यहाँ पे हम लोग दोनों का कॉमन डिनोमिनेटर देख रहे हैं सेम है हमारे पास। तो 49, 20 - 10 = 10/49। तो देखिए दोनों ही केस में हमें डिस्ट्रीब्यूट करने पे भी, और या फिर हमें इस तरह से नॉर्मली भी हमने जब किया था तो भी हमारे पास 10/49 आ रहा था, और जब हमने डिस्ट्रीब्यूट करके किया तो भी हमारे पास 10/49 आया। तो आई होप कि फ्रेंड ये आपके प्रॉपर्टीज़ जो रेशनल नंबर का है आपको पूरी तरह से समझ में आया होगा। कल हम लोग और भी जो है इस टॉपिक पे बात करेंगे कि किस तरह से हम लोग जो है, अगर आपको ये सारे कुछ समझ में आ गया तो इन्हीं के बिहाफ पे हम लोग कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे कल। तो फ्रेंड आई होप कि ये टॉपिक आपको पूरे अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। ये प्रॉपर्टीज़ जो है पूरे अच्छे तरीके से समझ में आया होगा आपको रेशनल नंबर का। अगर ये समझ में आया होगा तो प्लीज़ आप इस चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा फ्रेंड, और वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो जरूर से लाइक कीजिएगा, और अपने छोटे भाई, कलीग्स, फ्रेंड्स को भी शेयर कीजिएगा ताकि उनके भी बेसिक जो है वो सही हो जाए। चलिए फ्रेंड, तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।